हेलो एवरीवन, हैप्पी 11 टू ऑल। आज मैं आ चुका हूं एक नया वीडियो लेके और वीडियो का टाइटल है पोटेंशियल एनर्जी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है। जैसे एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। इसीलिए आप इस वीडियो को आधा ना देखें, पूरा एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें प्लीज। तो स्टार्ट करते हैं आज का छोटा सा वीडियो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखें बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी is the stored energy in a body due to its position or due to its configuration। ठीक है ना। अगर किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो वो दो ही कारणों से हो सकती है। पहला क्या है, आइदर ड्यू टू इट्स पोजीशन और दूसरा इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी बॉडी में स्टोर होती है तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो उसकी पोजीशन के कारण या तो फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, या तो फिर कॉन्फ़िगरेशन के कारण। दो ही रीजन हो सकते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये h हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। m मास का ऑब्जेक्ट है और कितने ऊपर रखा है, h हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बच्चों वो होगी mgh, वेयर m इज मास। m क्या है बच्चों, मास है। g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या है बच्चों, हाइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, सबसे पहले तो mgh। लेकिन ये क्यों स्टोर है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या है, h हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh। अगर ये h इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में mgh, अगर h 0 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ पोजीशन। तो आपको अभी मैंने समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है बिकॉज ऑफ पोजीशन। ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये कहां देखने मिलता आपको, अगर कोई स्प्रिंग है बच्चों, अगर इस स्प्रिंग को हम एक्सपेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 1/2 kx स्क्वायर। और यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर है वो काय का एग्जाम्पल है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो किसके कारण है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। वैसे ही मैं आपको अभी बस एग्जांपल दे रहा हूं, बाद में मैं सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो वो दो रीजन से हो सकती है, या तो पोजीशन के कारण या तो कॉन्फ़िगरेशन के कारण। अगर पोजीशन के कारण है तो पोजीशन का मतलब क्या है यहां पे, जैसे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेकर के गए तो इस h हाइट पे इस ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर किसी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की गई है, जस्ट एन एग्जांपल, इसके और भी एग्जांपल होते हैं, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मैं सिर्फ दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में वो काय का एग्जांपल है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आप लोग सबसे पहले इस पूरे फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लें। बच्चों इसके और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे अगर कोई वाटर टैंक है, वाटर टैंक देखा है आप लोगों ने, पानी की टंकियां बनी होती है ना बड़ी बड़ी जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है। तो ये जो वाटर टैंक होता है बच्चों, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पानी का मास हम मान लेते हैं m, m इज द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, ठीक है ना। और ये h हाइट ऊपर स्टोर किया गया है। तो इस समय इस पानी के पास कौन सी एनर्जी है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो ये क्या है, फिर से ये किसका एग्जाम्पल है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। फिर हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन का एक और एग्जाम्पल। बच्चों आप लोगों ने सभी ने धनुष देखा होगा, ऐसा एक एंशियंट वेपन होता था ये। इसमें क्या होता था, यहां से इसमें एक ऐसा तीर लगा देते थे और जैसे ही इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता था तो ये धनुष जो है इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती थी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना, वैसे ही किसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, धनुष में। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बो इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों एक लाइन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, इसको और डिटेल्ड वे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालें बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें लिखें एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू h height above the surface of earth, above the surface of earth is called gravitational potential energy, gravitational potential energy, ठीक है ना। अगर कोई, हम मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, इससे h हाइट ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m, तो इसके पास क्या कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, mgh। अब हम इसको और डिटेल्ड वे में समझते हैं। बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसका मास है m, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट तक ऊपर लेकर के जाते हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। ये अप्लाइड फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लगाएंगे। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो कहां लगेगा बच्चों, नीचे। ये फोर्स कौन लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ये अर्थ लगा रहा है, या ये कह सकते हैं ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बात को समझना, ठीक है ना। ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको उठा करके कहां तक लाए हैं, h हाइट तक, ठीक है ना। h हाइट तक लेकर के आए तो इस पे कौन सा फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कहां लगाया, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ। देखो ध्यान से, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg कहां लग रहा है, नीचे। तो इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम देखें तो दो फोर्स लग रहे हैं, अप्लाइड फोर्स और दूसरा mg, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाना है तो मुझे इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F अप्लाइड इज इक्वल्स टू mg। अगर इस ऑब्जेक्ट को इधर से लेकर के इधर तक ले जाना है तो इस पर मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F अप्लाइड इज इक्वल्स टू mg। अब हम ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में कितना वर्क किया। तो W इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम देखेंगे अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क किया। तो W अप्लाइड इज इक्वल्स टू F अप्लाइड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो W अप्लाइड इज इक्वल्स टू F अप्लाइड S cos 0 डिग्री। cos 0 क्यों लिया, क्योंकि थीटा यहां कितना है, 0। तो W अप्लाइड इज इक्वल्स टू F अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, H हुआ। H हाइट तक लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट H, और F अप्लाइड मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। तो ये हो गया mgh। ये किसने वर्क किया बच्चों, ये वर्क किया है अप्लाइड फोर्स ने। कितना वर्क किया, mgh। अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो mg है ना जो नीचे लग रहा, इसने कितना वर्क किया, तो बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि mg कहां लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो mgh cos 180 लेना पड़ेगा। mg क्या है, बेसिकली फोर्स है। इस फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को ये नीचे खींचेगी अर्थ, लेकिन ये जा रहा है कहां पे, ऊपर। देखो यहां पे था, ये यहां से यहां आ गया, तो h हाइट ऊपर आया। फोर्स कहां लग रहा था, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, ऊपर। थीटा कितना हो गया, 180। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, माइनस mgh। ठीक है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, इसे इनिशियल पोजीशन मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट तक लाने में हमने कितना वर्क किया, mgh। बच्चों यही mgh वर्क इस बॉडी में स्टोर हो गया। यही mgh वर्क इस बॉडी में क्या हो गया, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। क्यों, क्योंकि h इसकी पोजीशन है। अगर h जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर कैसे हुई है, बिकॉज ऑफ जितना वर्क हमने इसको यहां से यहां तक ले जाने में किया वो इसी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज राइट दिस बच्चों। अब इसके बाद हम टॉपिक लेने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, टॉपिक लगाएं, हेडिंग लगाएं, मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी इसका मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अब हमें पढ़ना होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन, या फिर इस हेडिंग को आप लिखें सबसे पहले, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब हेडिंग डालें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी states that if only the conservative forces are doing work, if only the conservative forces are doing work, if only the conservative forces are doing work on a body, then its total mechanical energy, then its total mechanical energy remains constant। ठीक है ना। ये क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डूइंग वर्क ऑन अ बॉडी देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। अगर किसी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आ सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने आपको बताए थे ना उस दिन, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इस टाइप के फोर्सेस अगर बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या मिलेगी आपको? कांस्टेंट। लेकिन शर्त क्या है? सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी पे कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हो? कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहां पे स्प्रिंग फोर्स भी आ सकता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी क्या है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो चलो अब हम इस बात को प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है ना। तो इसका प्रूव कैसे करेंगे बच्चों? ये देखें आप लोग, ध्यान से समझना। ठीक है ना। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉल है और ये बॉल कितनी ऊपर है? h हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है ना। ये बॉल कितनी ऊपर रखी है? h हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और इस बॉल का मास कितना है? मास ऑफ बॉल हम मान लेते हैं m। मास ऑफ बॉल इज m। ठीक है। तो अभी इस बॉल के पास कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? mgh। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? mgh। और ये बॉल अपनी ही जगह पे रुकी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? जीरो। वेलोसिटी कितनी है इसकी? जीरो। तो अगर ये इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv स्क्वायर।
अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो अगर हम इस बॉल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। पॉइंट ए पे इस बॉडी की, इस बॉल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये कहां है, एट पॉइंट ए। ठीक है। अब क्या होगा बच्चों कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, जीरो प्लस mgh। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो गई, mgh। इसकी टोटल एनर्जी क्या हो गई, mgh। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर ये बॉल नीचे आती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो इसकी पूरे रास्ते भर एनर्जी कितनी रहनी चाहिए बच्चों, mgh। ना ये इससे ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम, इसकी पूरी रास्ते भर एनर्जी कितनी होनी चाहिए, mgh। इस समय पे हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं बच्चों, निग्लेक्ट कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करें, क्योंकि अगर आप एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो फ्रिक्शन भी आएगा, और जैसे ही फ्रिक्शन आएगा तो ये कौन सा फोर्स बन जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ किस कंडीशन के लिए लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखा गया है। तो बच्चों जैसे ही ये बॉल नीचे आएगी तो हर एक पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब मान लेते हैं कि ये बॉडी x हाइट नीचे आ गई, ये बॉल है ना जो, या बॉडी बोल लो, कितनी हाइट नीचे आ गई बच्चों, x हाइट नीचे आ गई। अगर इसकी वेलोसिटी v बराबर एट पॉइंट a कितनी थी, जीरो। इस पॉइंट को अगर हम b नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये x हाइट नीचे आई, तो इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, v डैश। यहां पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो। यहां कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, v डैश। ठीक है ना। तो हमें पता लगाना है कि इसकी वेलोसिटी v डैश कितनी है। तो एट पॉइंट बी वेलोसिटी v डैश निकालना है। तो हमें पता है कि इधर पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर आएगा, v डैश का स्क्वायर, माइनस यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, यहां लिख सकते हैं जीरो, इज इक्वल्स टू 2gh। h नहीं आएगा बच्चों, 2gx। यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी आई, v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx। ये इस बॉल की वेलोसिटी इस पॉइंट ए पे जीरो थी, पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी कितनी आई, v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx। और यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, h हाइट ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर यहां x नीचे आ गया तो ये हाइट कितनी होगी, ये टोटल है h, ये कितनी हो जाएगी, h माइनस x। ये हाइट कितनी थी, h, ये कितनी है, x, तो ये कितनी हो जाएगी, h माइनस x। तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh माइनस x। और यहां पे वेलोसिटी v डैश स्क्वायर कितना है, 2gx। तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी पॉइंट बी पे, 1/2 m v डैश का स्क्वायर, मतलब 1/2 m v डैश स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2gx। 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgx। अब पॉइंट बी पे इसकी टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे,
मतलब sum of kinetic energy and potential energy. That means kinetic energy is equals to mgx, potential energy क्या है mg h माइनस x, यानी कि mgh माइनस mgx. अब mgx प्लस mgh माइनस mgx, टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल, तो टोटल एनर्जी फिर से कितनी आ गई? mgh. इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वर्क कर रहा है. इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh. काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0. तो टोटल एनर्जी यहां पे कितनी थी? mgh. पॉइंट ए पे. पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई बच्चों? mgh. कैसे निकाली? x हाइट नीचे आया, तो जैसे ही x हाइट नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v डैश. अगर वेलोसिटी v डैश है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई इसकी? 1/2 mv डैश का स्क्वायर. v डैश की वैल्यू कैसे निकाली? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ah से. v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx. v डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx, यहां रख दी, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? mgx. अब ये काइनेटिक एनर्जी है mgx, पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx, इनको ऐड किया, ये दोनों कैंसिल, बचेगा कितना? mgh. फाइनली आते हैं बच्चों पॉइंट सी पे. देखो बच्चों, जब ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल पॉइंट ए से लेकर के इस पॉइंट सी तक आएगी, मतलब ग्राउंड तक, तो जस्ट ग्राउंड से टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. और कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, वो निकालते हैं. सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, h हाइट नीचे आया, ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी होगी v डबल डैश. यहां वेलोसिटी कितनी थी? v डैश. तो v डबल डैश स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v डबल डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह क्या रखेंगे? g, और कितनी हाइट नीचे आया? h हाइट, तो 2gh. v डबल डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 m v डबल डैश का स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई बच्चों? mgh. और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो mgh थी यहां पे, वो कितनी हो गई? यहां पे 0, क्योंकि हाइट कितनी हो गई? पॉइंट सी पे h बराबर कितना हो गया? 0. तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0. और अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो यहां mgh थी, वो काय में कन्वर्ट हो चुकी है? काइनेटिक एनर्जी में. तो बच्चों टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी फिर से mgh. तो बच्चों ये प्रूव था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. यहां मैंने क्या प्रूव किया है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी. जैसे ये बॉल, इस बॉल पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स. हमने मान लिया फ्रिक्शन फोर्स अभी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लेकर के नहीं चले. ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स है. तो अगर इस बॉल पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस बॉल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी,
हर एक पॉइंट पे क्या आना चाहिए, सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो मैंने 3 पॉइंट्स लिए और तीनों पॉइंट पे प्रूव किया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ रही है, mgh। ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग और मास में वर्क करता है क्या। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हमने क्या यूज किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब हम यही चीज को काय में प्रूव कर सकते हैं, स्प्रिंग में। और स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। तो बच्चों इससे पहले हम प्रूव करें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन इन स्प्रिंग, हमें यह समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर कैसे होती है। तो हेडिंग डालें, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। बच्चों अगर मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड पर भी देख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 kx स्क्वायर। और ये काय का एग्जाम्पल था, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। अब हमारा एम है ये प्रूव करना कि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, 1/2 kx स्क्वायर। इसके बाद हम प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और स्प्रिंग मास सिस्टम। तो बच्चों सबसे पहले ये समझें कि ये एक रिजिड वॉल है और इस रिजिड वॉल से अटैच है एक स्प्रिंग, एंड दिस इज द फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये जो x है या इसको L बोल दो, ये L क्या है, फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग। मतलब इस स्प्रिंग को ना ही कोई खींच रहा है ना ही कोई दबा रहा है, इस स्प्रिंग को ना ही एक्सपेंड किया जा रहा है ना ही कंप्रेस। तो इस समय जो इसकी लेंथ है वो क्या है, फ्री लेंथ, फ्री लेंथ। ठीक है। अब अगर मान लें आप इस स्प्रिंग को, कुछ फोर्स लगाया हमने इस स्प्रिंग पे F इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स, जिस कारण से इस स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ। मतलब ये स्प्रिंग खिंच गई, कितना आगे चली गई, x। तो हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को x आगे तक खींच दिया। तो बच्चों जैसे ही हम ये अप्लाइड फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेगी। जैसे ही अप्लाइड फोर्स हटाओगे तो ये स्प्रिंग वापस से अपना ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर सकती है। क्यों, क्योंकि इस स्प्रिंग के पास होता है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स, Fs, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स कहां वर्क करता है बच्चों, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहां वर्क करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है x और ये रीस्टोरिंग फोर्स है Fs, इनके बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है, Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के। आप इस स्प्रिंग को जितना खींचोगे ये Fs उतना ज्यादा होता जाएगा। तो Fs इज इक्वल्स टू माइनस kx। अब यहां पे मैंने कहा स्प्रिंग को खींचोगे तो क्या होगा बच्चों, Fs भी बढ़ता जाएगा, बट उसकी भी एक लिमिट है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। ऐसा नहीं कि आप खींचते ही जा रहे हैं, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी खत्म हो गई, विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये Fs किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस kx। अब हम लोग ये समझते हैं बच्चों कि मान लो
आपने इस स्प्रिंग को dx लेंथ खींचा है, जैसे यहां पे कितना खींचा आपने, x लेंथ। तो अगर आप dx लेंथ खींचोगे तो क्या होगा। अच्छा एक और चीज, उससे पहले एक और चीज समझो, आपने इस स्प्रिंग को कितना खींचा, x, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई बच्चों, ये वाली 1/2 kx²। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई इस स्प्रिंग में, 1/2 kx²। यहां पे x क्या है, यहां पे x वो लेंथ है जितना इस स्प्रिंग को एक्सपांड किया गया है। और चाहते तो आप कंप्रेस भी कर सकते थे, x लेंथ कंप्रेस करते तो भी कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती, 1/2 kx²। ठीक है, तो ये जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है कैसे हुई, इस स्प्रिंग को x लेंथ खींचने में जो वर्क किया गया, वही वर्क इस स्प्रिंग में क्या हो गया बच्चों, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस स्प्रिंग को x लेंथ खींचने में जो वर्क किया, वही वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस m मास की बॉल को h हाइट तक ले जाने में जो वर्क किया था वो कितना था, mgh, और यही mgh वर्क इस बॉल में क्या हो गया था, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा कि इस स्प्रिंग को x लेंथ तक खींचने में हमने कितना वर्क किया। और वो वर्क कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसको dx लेंथ खींचने में कितना वर्क करना पड़ा। अगर x लेंथ खींचने में w वर्क करना पड़ता है तो dx लेंथ खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, dw। dx मतलब बहुत छोटा, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, dw। वो dw कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे x इनिशियल से लेकर के x फाइनल तक। तो बच्चों शुरू करते हैं डेरिवेशन। माना स्प्रिंग को dx लेंथ खींचने के लिए हमें वर्क कितना करना पड़ा, dw इज इक्वल्स टू f dx। कितना वर्क करना पड़ा, f dx। एक स्प्रिंग है, यहां पे फिट है रिजिड सपोर्ट से, इसकी ओरिजिनल लेंथ है l, इसको dx एक्सपेंड किया गया है। कितना एक्सपेंड किया गया है बच्चों, dx। और dx एक्सपेंड करने के लिए कितना वर्क किया, dw। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हाँ F बराबर क्या होता है बच्चों, Fs बराबर माइनस के एक्स होता है। तो dw बराबर क्या लिख सकते हैं, Fs dx की जगह माइनस के एक्स dx। ये तो नहीं भूल गए ना, स्प्रिंग फोर्स Fs किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, x के। Fs बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स। ये x क्या था, जितनी लेंथ स्प्रिंग को खींचा है। माइनस साइन क्या दिखाता है कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहां वर्क करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। k क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या है बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो dw बराबर माइनस के एक्स dx। w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dw, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। तो w बराबर माइनस के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा बच्चों, x² अपॉन 2, x इनिशियल से x फाइनल। और माइनस साइन तो रहेगा ही, माइनस के बाहर आ जाएगा, पहले से ही था वो, यहां नहीं लिख पाया इसीलिए यहां लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो माइनस के है बच्चों ये एज इट इज रहेगा। तो यहां लिख सकते हैं माइनस के x² अपॉन 2, x इनिशियल से x फाइनल। तो माइनस के x की जगह लिखेंगे x फाइनल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2
माइनस के अंदर जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू माइनस के अंदर जाएगा माइनस के एक्स फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों अगर हम मानते हैं कि हमने इसको एक्स इनिशियल बराबर 0 से लेकर के एक्स फाइनल बराबर एक्स तक इसको हमने एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे एक्स इनिशियल है और यहां पे क्या है एक्स फाइनल है, ठीक है। माइनस के एक्स फाइनल माइनस के एक्स इनिशियल, तो यहां पे W इक्वल्स टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स इनिशियल की जगह क्या रख देंगे 0 और एक्स फाइनल की जगह क्या रख देंगे x, तो W बराबर क्या आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। और ये वर्क डन किसका आया है स्प्रिंग फोर्स का, इसीलिए यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। अगर हम इस फॉर्मूले में बच्चों ध्यान से देखें, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे पहुंच चुके हो, इसीलिए वीडियो को देखते रहना और नोट्स बनाते रहना। वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग का फॉर्मूला आया है W बराबर 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर, 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स इनिशियल का स्क्वायर। यही आया है क्या? ठीक है, सॉरी यहां पे 1/2 के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ये वर्क आया है, ठीक है। मतलब ये एक स्प्रिंग है, ये है इसका एक्स इनिशियल और ये है इसका एक्स फाइनल। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, तो जो वर्क किया वो क्या है 1/2 के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स एफ फाइनल का स्क्वायर। बच्चों अगर हम यहां पे एक्स इनिशियल इज इक्वल्स टू एक्स फाइनल कर दें, बात को ध्यान से समझना, मतलब स्प्रिंग को पहले यहां तक स्ट्रेच किया और फिर से वापस यहां इसी पोजीशन पे लाके छोड़ दिया, तो एक्स इनिशियल की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स फाइनल, या एक्स फाइनल की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स इनिशियल। तो अगर इस इक्वेशन में हम लिख देते हैं W इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स आई स्क्वायर, 1/2 के एक्स आई स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो टोटल वर्क क्या होगा 0। और ये प्रूव करता है कि ये कौन सा फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन अ साइकिल क्या होता है 0। मतलब अगर स्प्रिंग फोर्स को आपने यहां से यहां तक स्ट्रेच किया और वापस से इधर पे इधर तक कंप्रेस किया, तो आप टोटल वर्क क्या करेंगे 0, क्योंकि ये एक साइकिल हो गई, किसी चीज को स्ट्रेच करना और फिर उसी चीज को कंप्रेस कर देना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो वर्क डन क्या हो गया 0। बच्चों अब हम आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले आप इमेजिन करें, ये एक स्प्रिंग है और इससे अटैच है एक मास m, और ये है एक सरफेस जिस पर ये सिस्टम रखा हुआ है। इस सरफेस का फ्रिक्शन 0 है, मतलब म्यू क्या है 0, और फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है इसका 0। मतलब इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है एंड दैट इज स्प्रिंग फोर्स, प्लस यहां पे एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, और सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स।
अब इस चीज को हमें प्रूव करना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ब्लॉक दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया इस ब्लॉक को किसी ने फोर्स लगाया और यहां तक लेकर के आए, ठीक है। तो जैसे ही ब्लॉक यहां पे आएगा बच्चों, तो क्या होगा, इस ब्लॉक में और इस पूरे सिस्टम में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इस स्प्रिंग में सॉरी कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी मीन पोजीशन थी, मतलब ये इसकी कौन सी लेंथ थी स्प्रिंग की, फ्री लेंथ थी। आपने इस ब्लॉक को यहां खींचा प्लस एक्सएम, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कहां लगा, अंदर की तरफ। आपने अप्लाइड फोर्स यहां लगाया होगा ना इसको यहां तक लाने के लिए, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, प्लस एक्सएम। और स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स एफ एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स के। तो एफ एस बराबर माइनस के एक्स एम, पहली चीज। और इस स्प्रिंग में और इस पूरे सिस्टम में इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। वो कितनी होगी, 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। ब्लॉक के पास इस समय कौन सी एनर्जी है, ब्लॉक और स्प्रिंग के पास पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। एक्स एम क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या है, जीरो। जैसे ही इस ब्लॉक को आप छोड़ोगे तो ये ब्लॉक वापस से इस पोजीशन पे आएगा। बट यहां एक ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। ये ब्लॉक जैसे ही यहां से इधर आएगा, इसके पास क्या आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या आ जाएगा बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इस स्प्रिंग की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी 1/2 के एक्स एम स्क्वायर, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। बट इस पॉइंट पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी वी मैक्स, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मतलब 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर। बट इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। जैसे ही ये ब्लॉक इस पोजीशन पे आएगा, ये यहां रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। ये अब इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। किस डायरेक्शन में कंप्रेस करेगा, माइनस एक्सएम। इस डायरेक्शन में कंप्रेस किया तो वापस से इस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्सएम का स्क्वायर। और इस पॉइंट पे फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब वापस से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो काय में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। फिर से इस पॉइंट पे इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा, फिर से ये ब्लॉक यहां चला जाएगा, फिर वापस आएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, मैंने जो बात कही है कि इस पॉइंट पे हम मान के चल रहे हैं कि ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस। तो इस बोर्ड को अब रफ कर दें, थोड़ा सा गंदा गंदा ज्यादा हो गया है, ठीक है। इस ब्लॉक की आपने 3 पोजीशंस देखी। पहली पोजीशन एक्चुअल में 4 देखी। यह है इसकी मीन पोजीशन, मतलब ये फ्री लेंथ है स्प्रिंग की। यहां पे स्प्रिंग को ना ही खींचा गया है ना ही कंप्रेस किया गया है। फिर स्प्रिंग को आपने खींचा, ये एम मास, ये प्लस एक्स एम। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई,
1/2 kxm का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। वैसे ही ये स्प्रिंग और मास यहां ऐसे आ गए, इसकी पूरी काइनेटिक, इसकी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में। वो ब्लॉक यहां आया, इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0, बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 1/2 m v max स्क्वायर। अब क्या होगा? ये जो ब्लॉक है यहां रुकेगा नहीं, फिर से इस स्प्रिंग को क्या कर देगा? कंप्रेस। तो इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -xm। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 1/2 kxm का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस सरफेस पे ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है, जिस सरफेस पे ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है उसका फ्रिक्शन क्या है? 0। तो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब बीच वाली पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। और ये वाली पोजीशंस जो है एक्सट्रीम पोजीशंस, इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पता है कि यहां वेलोसिटी मैक्सिमम, यहां वेलोसिटी क्या है? 0। यहां वेलोसिटी क्या है? 0। मैं कह रहा हूं मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कोई एक पॉइंट है x, ये तो xm है, एक पॉइंट है x, यहां है ब्लॉक, इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? इस पॉइंट पे क्या पूछा है मैंने? इसकी वेलोसिटी। तो वो निकालने का तरीका क्या है बच्चों? यहां पे इसकी टोटल एनर्जी क्या है? 1/2 kxm स्क्वायर। जब ये वापस आ रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। तो बीच रास्ते में इसके पास दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो कितना हो गया? 1/2 kxm स्क्वायर का कुछ हिस्सा, मतलब 1/2 kx स्क्वायर अभी भी बचा है, ये डिस्टेंस बची है, क्योंकि ये 1/2 kxm स्क्वायर मतलब ये xm है, अब ये x डिस्टेंस पे आया, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी बची है, प्लस थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, 1/2 mv स्क्वायर। दिख रहा है ना ये? 1/2 mv स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको रफ कर दे रहे हैं। 1/2 kxm का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। इसमें से 1/2 kxm का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, माइनस 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर को यहां लाते हैं, ठीक है, सॉरी मैंने कुछ और बोल दिया, इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो k xm का स्क्वायर माइनस k x स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। अब इस m को यहां ला सकते हैं और k को कॉमन ले लेते हैं, तो k xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, ठीक है। अब v स्क्वायर मिल गया आपको, तो v कितना आ जाएगा? अंडर रूट k बाय m xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू v। यह है वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नोट करें बच्चों। द स्प्रिंग शोन इन द फिगर, डायग्राम में बनाऊंगा भी, ठीक है, हैज अ फोर्स कांस्टेंट
of 24 Newton per meter. The mass of the block attached to the spring is 4 kg. Initially, the block is at rest and spring is unstretched. The horizontal surface is frictionless. If a constant horizontal force of 10 Newton is applied on the block, then what is the speed of the block when it has been moved through a distance of 0.5 मीटर? देखो बच्चों, यहां पे एक सिस्टम है, एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग है। ये सरफेस का म्यू क्या है? 0, मतलब ये सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस। इस ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? 4 kg। इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, ठीक है। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना दिया है? 24 न्यूटन पर मीटर। 24 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एस कितना दिया है? 0.5 मीटर, ठीक है। अब आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पता है क्या कहता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्क डन टू टेक दिस ब्लॉक 0.5 मीटर, वो इस स्प्रिंग में क्या हो जाएगा बच्चों? स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो एफ एक्स क्या है? वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 kx स्क्वायर। इस ब्लॉक को एफ एक्स खींचने में जो वर्क किया था वो क्या है? एफ एक्स। इस ब्लॉक को एक्स लेंथ खींचने में जो वर्क किया था वो क्या है? एफ एक्स। और वही तो क्या होता है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ब्लॉक। ये अभी इक्वेशन बनाई थी, बस इस इक्वेशन की जगह क्या लिखा था? 1/2 k xm का स्क्वायर, और उसी को क्या लिख दिया यहाँ पे? वर्क डन। तो 10 मल्टीप्लाइड 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2। मास कितना दिया है? 4 दिया है, इंटू वी का स्क्वायर प्लस 1/2। के कितना दिया है? 24, इंटू एक्स कितना दिया है? 0.5 का स्क्वायर। तो 10 इंटू 5/10 इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर प्लस 12 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1/10, यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। तो 2 इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर, 1 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो वेलोसिटी पूछी थी, वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है बच्चों, a solid of mass 2 kg moving with a velocity of 10 meter per second strikes an ideal weightless spring and produce a compression of 25 centimeter in it. Calculate the force constant of the spring. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपको कैलकुलेट क्या करना है? फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। देखो बच्चों, एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक बॉल है जिसका मास है m, और मास आपको गिवन है, कितना मास है इसका? 2 kg, और इसकी वेलोसिटी u कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चला जा रहा है, ठीक है ना। इस स्प्रिंग से ये टकरा गया, इस स्प्रिंग से जैसे ही ये टकराएगा तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी बच्चों? कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी ये स्प्रिंग, ठीक है। तो ये कितना दबी है ये स्प्रिंग अंदर? x बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 100 मीटर।
कितना दब गई है स्प्रिंग? 25 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। आपको पता क्या करना है कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। मास, जिस ये जो बॉल है जिसका मास कितना है 2 kg, ये जाके इस स्प्रिंग से टकरा गई। जैसे ही ये स्प्रिंग से टकराई, स्प्रिंग में क्या हुआ? कंप्रेशन। कितना? ये हुआ कंप्रेशन, इतनी अंदर चली गई स्प्रिंग, 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आपको पता क्या करना है स्प्रिंग कांस्टेंट के? आपको पता है ना बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है ना? इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई होगी? सॉरी, इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बॉल की काय में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। 1/2 से 1/2 कैंसिल, kx² इज इक्वल्स टू mv²। तो x² इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू mv² अपॉन x²। k इज इक्वल्स टू m कितना है 2। वेलोसिटी कितनी दी है बच्चों? 10 का स्क्वायर अपॉन x कितना है 25 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन, यहां पे लिखा हुआ है 25, तो यहां लिख सकते हैं 25 इंटू 25, और 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, तो वो यहां आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 इंटू 4 ये हो जाएगा 100, और फिर इसको और कैंसिल करेंगे, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 3200 जूल। आंसर एग्जैक्टली यही आएगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन और है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सारे न्यूमेरिकल लाने की कोशिश करूंगा। आज मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी 11 टू ऑल वंस अगेन। थैंक यू। आई एम योर टीचर आयुष सर।